वेलकम टू द थियो स्टडी हब। बेटा ये यूनिट 3 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। जो चैप्टर 1 है इसमें 3 टॉपिक थे। पहला ही टॉपिक इतना बड़ा था कि उसकी पूरी 30 मिनट की वीडियो बन गई। अब जो बचे हुए 2 टॉपिक है इस वाले पार्ट में हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो फटाफट। मैं ये नहीं चाहती कि आपको 30 मिनट की उसमें पूरा चैप्टर करा दूँ और ख़त्म हो जाए, क्या फ़ायदा। क्योंकि अगर आप समझ ही नहीं आएगा आपको इतने सारे टॉपिक्स जो ये जा रहे हैं फटाफट करा के 10 मिनट की वीडियो में, कोई मतलब उसका लॉजिक नहीं है कि इतना कम में बनाए। अगर आपको सच में अच्छा कंटेंट चाहिए, पूरा आप चाहते हो कि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स हैं, तो थोड़ी बड़ी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं कोशिश ये करूँगी ज़्यादा 30 मिनट की वीडियो आपकी बना के ख़त्म कर दूँ। पर पूरी 1 घंटे की वीडियो थी तो बच्चों को देखने में ऐसे लगता है कि 1 घंटे की मैं कैसे देखूँगा। फोकस लेवल 0 है ना बच्चों का, इसलिए। सेक आपका सब्जेक्ट है योर योर राइट वालों का, 5th और 3rd सेमेस्टर का BA प्रोग्राम हॉनर्स वाला। इसको देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, वरना ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि घरेलू हिंसा मैं पार्ट 1 में पूरा करा चुकी। अब ये बलात्कार और यौन उत्पीड़न वाला टॉपिक चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। घरेलू हिंसा पूरा हो गया। अब ये कि अब इसमें क्या है बेटा कि जो ये हिंसा है ना, औरतों के प्रति जो हिंसा हो रही है, उसका हाईएस्ट लेवल जो जाता है वो हो जाता है बलात्कार पे। सबसे जघन्य, सबसे बड़ा पाप, सबसे ज़्यादा गंदी और घिनौनी अगर कोई चीज़ है तो वो ये है। ठीक है, एक बार इसको स्लाइड पढ़ लेते समझाती हूँ। भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाली हिंसा में बलात्कार सर्वप्रथम स्थान पर है। सबसे गंदी अगर हिंसा कोई है तो ये है, सर्वप्रथम स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पे यही है। यह बहुत हद तक पितृसत्तात्मक मानसिकता को परिणाम देती है। जो ये मेल डोमिनेंट वाली वो बनी हुई है ना सोच, पितृसत्तात्मक जो ये सत्ता बनी हुई है, इसका ही ये एक परिणाम है ना, जो कि महिलाओं के शरीर को वस्तुनिष्ठ बना देता है। वस्तुनिष्ठ का होता है एक सामान, एक ऑब्जेक्ट। कि लड़कियां का मतलब इंसान नहीं समझ रहे लड़की को समझ रहे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, हमारी फिजिकल नीड पूरी करने का चीज़ है ये। इसलिए उसे पुरुष की वासना को संतुष्ट करने की वस्तु समझ लेते हैं कि इसका लड़की की जो बॉडी है ये सिर्फ ये है कि हमारी जो बॉडी है ना, जो उसकी हमारी बॉडी की नीड्स है उसको पूरा करने के लिए है ये बस ये सोच के लड़की को ये समझ रहे हैं कि जो महिला का शरीर है, जो महिला है, उसको बलपूर्वक उपयोग कर लो, उसका यूज़ कर लो बलपूर्वक। ठीक है, फोर्सफुली मात्र के रूप में देखते हैं कि क्या सिर्फ वस्तु के मात्र के रूप में देख रहे हैं। इंसान नहीं समझ रहे, उसे सिर्फ एक टॉय समझ रहे कि ये तो बस हमारे लिए, हमारी शरीर की खुशी के लिए ये ऐसे। परिणाम स्वरूप पुरुषों ने महिलाओं को मर्यादा की उनकी सहमति के बिना भंग करना सरल पाया है। इन्होंने क्या किया, जबरदस्ती उनकी बिना सहमति के उनको यूज़ करना। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 375 के अनुसार बलात्कार को पीड़िता की सहमति के बिना, अब ये उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि आरपीसी की जो हमारी धाराएं पढ़ रहे हैं हम, आईपीसी वाली धाराएं, उसके हिसाब से इसकी परिभाषा क्या है, जो आपको बेटा पेपर में लिखनी है ये पूरा आप लिख सकते हो। ठीक है, जो आपके थॉट्स है वो भी आप पूरा लिख सकते हो, लेकिन उसकी जो परिभाषा है ना, जो ये बलात्कार की परिभाषा वो ये लिखनी है आपको। ठीक है, बलात्कार को पीड़िता की सहमति के बिना या तो बलपूर्वक या उसे नशीला पदार्थ देके, या तो तुमने जबरदस्ती किया है या लड़की को तुमने बेहोश कर दिया बलपूर्वक, प्लस नशीला पदार्थ पिलाकर यौन संबंध बनाने को परिभाषित किया है। कि बलात्कार की जो परिभाषा वो ये है कि तुमने जबरदस्ती या उसको बेहोश करके उसे नशे में उसके साथ तुमने फिजिकल हो गए तुम, उसको इन्होंने ये इसकी संज्ञा दी है। ये परिभाषा बेसिक। अभी ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अब ये क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड वाले हैं, ठीक है, ब्यूरो वाले 2018 की रिकॉर्ड बता रहे हैं ये। ठीक है, अनुसार संपूर्ण भारत में 18 साल से कम आयु के बलात्कार में 9433, जबकि 2018 के लिए 18 साल से अधिक आयु वाली 18+ की लड़कियों का दर्ज किए गए बलात्कारों की संख्या 24,554 है। ठीक है, 24,554 इन्होंने लड़कियों की 18+ वालों के हैं, और 18 से कम वालों की 9,433। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और ये कि देखो जो ये ब्यूरो वाले हैं, जो रिकॉर्ड वाले हैं, ये पूरी बात सच तो देखो बताएंगे नहीं, है ना, कोई अपनी कमी बताता है। अगर ये पूरा सच बता देंगे तो लोग कितना गुस्से में आ जाएंगे, लोग आंदोलन करने लग जाएंगे सरकार के खिलाफ कि तुम कर क्या रहे हो, इतनी लड़कियों को रेप कैसे हो रहा है। तो ये कम से कम ही बताते हैं, पूरा रिकॉर्ड नहीं बताते, पूरा सच्चाई तो देखो ये भी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, पूरी सच्चाई बाहर आती कब है, आधे से ज़्यादा रेप केस में क्या होता है, घर वाले बात को दबा देते हैं
कि अगर इसका रेप है और लड़की बच गई जिंदा तो बताएंगे थोड़ी ना बाहर आके कि अगर बता दिए तो बदनामी कितनी होगी, इससे शादी कौन करेगा, है ना। बात को छुपा देते, बताते ही नहीं है। आधी लड़कियां मर जाती है, उनको पता ही नहीं चलता लड़की गई कहाँ, घर वाले ढूंढ रहे कि कहाँ है वो, कहाँ है, मिली ही नहीं। बहुत सारे लड़कियों का हुआ है कि आधी इतनी लड़कियां गायब हुई हैं, वो गई कहाँ, है ना। अभी लास्ट रिपोर्ट भी आई थी कि पता नहीं कितने लाखों में लड़कियां गायब है। अब वो लड़कियां कहाँ गई, उनमें से आधी लड़कियां, मान लो 50% लड़कियों का रेप केस में हो सकता है, प्लस वो कि उनको मार दिया, काट दिया, कहीं फेंक दिया गंदे नाले वगैरह में, जंगल में फेंक दिया, जंगली जानवर खा गए उनको। तो नहीं पता होता ना कि कुल संख्या जो है पूरी नहीं आती बाहर। आधी इन सब चीज़ों के, जैसे कि खुद ही घर वाले नहीं बता रहे, आधी लड़कियों को पता ही नहीं चला गई कहाँ, आधा ये खुद भी सच नहीं बताते। ठीक है, इस पर विश्वास हो, इसको डबल मान लो कि इससे भी डबल रेप केस हुए हुए हैं। इस बलात्कार के मामलों में 93.3%, 100 में से 93% लोग कौन थे, अपराधी के बलात्कार करने वाले पीड़ित के ज्ञात संबंधी। इसका मतलब क्या है बेटा, नॉन वाले, तुम्हारे खुद के ही रिश्तेदार। 93% केस ऐसे हुए कि जान पहचान वाले बंदे ने किया है। क्योंकि देखो, रिश्तेदार घर आ रहे हैं, तुम तो ये देख रहे हो कि हमारे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारा ध्यान बटा, तुम इधर गए, तुम्हें क्या पता तुम्हारे बच्चे के साथ वो क्या कर रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें नहीं समझ आती, छोटी बच्चियां जो होती हैं उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है उनके साथ, वो क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं समझ आता, क्योंकि कभी किसी ने बताया भी तो नहीं है, स्कूल में पढ़ा नहीं रहे तुम, माँ बाप समझा नहीं रहे, बच्चा छोटा, उसे कुछ पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये कि 93%, खुद देखो 93% केस में, और ये जो 18% छोटी वाली बच्चियाँ हैं, इनके साथ जो हुआ है ये परिवार वाले ही करते हैं। चाचा ताऊ के बच्चे आ गए, लड़के हैं, बड़े हैं, कर दिया गलत, किसको क्या पता चल रहा है ना। बच्ची बोल नहीं पाएगी, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है मेरे साथ। कुल मामलों में केवल 50% मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जाती है। अब ये टोटल बता नहीं, खुद ही बोल रहे हैं कि 50% मामलों में सिर्फ पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, अदालत तक सुनवाई की गई है, कि 50% मामले हैं जो आगे आए हैं। आधे से ज़्यादा केस घर वाले खुद ही रोके थे। दर्ज मामलों में दोषी सिद्ध की इतनी धीमी दर के साथ निश्चित रूप से इस अपराध के प्रति सामान्य असंवेदनशीलता है। अब ये देखो, अगर तुम इतना धीरे चल रहा है, कोर्ट की जो गति है केस को सॉल्व करने की, जो तुम्हारी ये जो स्पीड है वो इतनी धीरे है, तो कोई केस करना पसंद करेगा कि ये तो टॉर्चर है। अगर कोई लड़की केस चाह भी रही है कि इसको मैं सज़ा दिलवाऊंगी, उसे पता कौन है आरोपी, वो सज़ा चाह रही है, तो कितना लंबा समय तक उसे रुकना पड़ेगा। जितना वो रुकेगी उसका उतना ज़्यादा कितना वो मेंटली टॉर्चर होगी। खुद ही सोचो कि जो इनकी दोषी सिद्ध करने में इतनी धीमी जो दर है, इतनी धीमी रफ्तार से केस चल रहा है। जो निर्भया वाला केस था वो भी 8 साल बाद सॉल्व हुआ है। उसके केस के बारे में सबको पता था, कंफर्म था कि ये ही है आरोपी। ठीक है, सब कुछ पता होने के बाद भी 8 साल तक वो केस इतना लंबा चला है। 8 साल कम नहीं होते, वो बहुत लंबा होता है। 8 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिला है, हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है। ठीक है, सबको पता है, पूरे देश की नज़र उस केस के ऊपर है, तब भी उनका अगर 8 साल में निपटा केस, तो सोचो जो नॉर्मल मामले होते हैं गांव बस्ती वाले, शहरों में छोटे मामले, कि बहुत बड़ी बात नहीं, आधे लोगों को पता नहीं, ये तो 50 साल खींच जाते होंगे फिर, और तब तक लड़की के ऊपर क्या बीत रही है वो उसी को पता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बेटा, क्या बता रहे हैं ये कानून की, वो बता रहे हैं कौन कौन सी धाराएं हैं, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या है ये, 376 में रेप केस की सजा प्रावधान, आईपीसी सेक्शन की किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी का आता है। ठीक है, ये अपराध जो गंभीर श्रेणी में आएगा, वो वाला अपराध है जिसमें जमानत मिल जाएगी, और आपको नॉर्मल अपराध है कि संज्ञा अपराध है, ये गैर संज्ञा नहीं है, गैर जमानती अपराध है। इसमें धारा 375 में परिभाषित किया गया है, इस अपराध की अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये पढ़ लिया कि क्या कारण है रेप के, क्यों हो रहे हैं, और कौन कौन सी धाराएं हैं जो इसके लिए है। ठीक है, सारी धाराएं मैंने पीछे समझा दी आपको। अब आपको ये देखना है कि इसको बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, सुझाव, इसके बदलाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, उपरोक्त मामले और विभिन्न पुनरावृत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि इन मामलों में कड़े दंड की आवश्यकता नहीं, बल्कि संवेदनशील और त्वरित जांच, मतलब क्विक जांच उसकी जरूरत है। कि जो डिले हो रहा है ना, इससे लोगों का वो होता है, जो अपराधी, इनका मनोबल बढ़ता है कि उनको भी सजा नहीं हुई तो हमें भी नहीं होगी, हम भी ऐसा कर लेते हैं। ऐसे फटाफट जांच की वो है, संवेदनशीलता बढ़ाओ।
लड़की के प्रति, कि अगर लड़की बयान देने आ रही तो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करो आप, उसके बयान को वो दिया जाए महत्वपूर्ण भूमिका, कि इसके बयान को गवाह के रूप में देखा जाए। बलात्कार के विषय में शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने आने वाली पीड़िता के दुर्दशा के प्रति संवेदनशील। देखो उसकी कितनी हालत खराब होगी, आप इमेजिन भी कर सकते हो किस सिचुएशन में होगी, है ना। तो जो उसकी हालत हो रही है, उसकी जो बुरी हालत है, उसके प्रति संवेदनशीलता, थोड़ी सी मन में भावना ठीक रखो कि वो लड़की है, उसको ऐसे मत देखो शक्ति न जैसे कि झूठ बोल रही होगी। अगर वो लड़की आके बैठ के बोल रही है आपको, तो थोड़ी संवेदनशीलता आप रखो, अपने मन में थोड़ी सी एक भावना रखो उसके प्रति अच्छी, और अधिकारियों को प्रतिषेधों करने प्रशिक्षित करने की आवश्यकता अन्य मायने के गौण की हो गई है, क्योंकि संपूर्ण भारत देश में बाल बलात्कार की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि हो रही है। बाल मतलब बच्चों वाला जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोटे बच्चों का ज़्यादा हो रहा है। बड़ी लड़की तो फिर भी समझदार होती है, उनको पता होता है क्या है कैसे है, छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होता, उनके साथ ज़्यादा हो रहा है। कानून में संशोधन ताकि अब क्या है, जो कानून है उसमें संशोधन करो, उसे और स्टिक करो, ठीक है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको और कठोर करो। पीड़ित के बयान को सबूत के रूप में देखा जाए, ठीक है, पीड़ित जो बयान दे रही है उसको कुछ मत बोलो, उसका बयान सुन लो और उसको सबूत के रूप में देखो कि अगर ये बोल रही तो झूठ नहीं बोलेगी, सच बोल रही होगी, ठीक है। आगे कोई बहस नहीं की जाए, लड़की से बहस मत करो। बाकी जो भी टॉपिक आते हैं ना केस में, थाने में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, हर रोज लड़ाई झगड़े के आ रहे हैं, चोरी के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें अलग है। उसमें तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए समझ भी आते हो, तुम्हारी बात समझ आ रही है कि तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि भाई ऐसा हुआ था कि नहीं, तो तुम्हारे मन में शक है कि क्या पता है झूठ बोल रहा हो, ये सब ठीक है बात है। लेकिन अगर कोई लड़की इस केस में आ रही है ना, तो उससे बहस मत करो, जो वो बोल रही है उसकी बात लिख लो, और उस पर शक वाली वो मत करो कि नहीं ऐसा क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। जरूरी नहीं है वो झूठ बोल रही हो, अगर वो झूठ भी बोल रही होगी तो मेडिकल टेस्ट में प्रूफ हो जाएगा कि उसका ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। उससे बहस ना करो। इसका कारण यह है कि पीड़िता को न्यायालय में बहस के माध्यम से बलात्कार के कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। अब देखो अगर तुम उससे बहस वगैरह कर रहे हो, दोबारा वही टॉपिक पे वो कर रहे हो, तो जो साथ हुआ है उसका वो उसको दोबारा याद आएगा ना, कठिन दौर से उसको गुजरना पड़ेगा, जिससे वह और अधिक असुरक्षित महसूस करती है। पहले ही वो दुख में तुम ऐसी बात उससे करोगे तो वो और ज़्यादा ही डीप दुख में जाएगी। नेक्स्ट क्या है बेटा कि इस वाले कानून में विवाह पश्चात पति द्वारा रेप को भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाए। अब देखो बेटा, हमारा जो गंदा समाज है इसमें ये वाली बात बोल दी गई कि शादी के बाद तो ये सब होता ही है, पति का हक है ये सब करना, कि उसको तो लाइसेंस मिल गया, वो जो मर्जी करे जैसा मर्जी करे। ऐसा नहीं है, अगर वो गलत कर रहा है, लड़की के बिना मंजूरी के कर रहा है, ना का मतलब ना ही होता है, चाहे वो शादी से पहले हो शादी के बाद हो। अगर लड़की मना कर रही है, ज़बरदस्ती उसके साथ किया जा रहा है, तो आईपीसी की जो धारा कह रही है ना कि ज़बरदस्ती फोर्सफुल तुमने अगर दोनों संबंध बनाए तो बलात्कार है, तो वो इसमें भी तो अप्लाई हो रहा है। आफ्टर मैरिज भी अगर लड़का गलत कर रहा है लड़की के साथ, तो वो मैरिटल रेप के केस में आएगा, जो कि इसमें ऐड कर दिया गया कि वो इसी श्रेणी में आएगा। पति के पास ऐसा कोई हक नहीं है कि अगर उसने शादी कर ली तो वो कुछ भी कर सकता है लड़की के साथ, ऐसा बिल्कुल कोई हक नहीं है। कानून के आधार पे पूरी वो दी गई है, लड़की को ना बोलने का पूरा हक है, जिससे उस महिलाओं के मुक्त किया जा सकता है, जिससे वह अपने पति के संपत्ति के रूप में देखा जाता है, ठीक है। क्या बोला, पति की संपत्ति का मतलब क्या है कि पति अपनी वो समझ रहा है इसको कि ये तो मेरी चीज़ है, कोई मैं इसको जैसे मर्जी यूज़ करूँ, उससे मुक्त किया जा सकता है। बच्चों के विरुद्ध बलात्कार में वृद्धि के लिए संस्थागत प्रथाओं के एक और सेट की आवश्यकता है जो बच्चों के मनोविज्ञान पर ध्यान रखे, ठीक है, कि बच्चों के साथ जो बढ़ते जा रहे हैं ये केस, उनके लिए नई संस्थाएं बनाई जाए, उनके लिए नया तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, उनके लिए अलग से हो सब कुछ। न्यायालय को ऐसे निर्णय देने से बचना चाहिए कि जो कि पीड़ितों को आरोपियों से विवाह करने के लिए कहती है। अब देखो ये तो अब कम है सिचुएशन की, ऐसा कुछ नहीं कि कोई रेपिस्ट को लड़की को फोर्स करेगा कि तुम इसी से शादी कर लो। और पहले निचली अदालतें जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो उस लेवल पे, पंचायतें वगैरह ने क्या फैसले दे दिए कि रेप केस हुआ, लड़की आई बाहर, उसके खिलाफ वो करने कि इससे बदला लेना मुझे, इसने मेरे साथ गलत किया, इसे सजा होनी चाहिए,
इन्होंने क्या फैसला निकाल के दिया कि इसने तो इसका रेप कर दिया, अब इसके लड़की की शादी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं होगा, इसकी शादी इसी से करा दो जो रेपिस्ट है। खुद सोचो, इमेजिन कितनी गलत बात है, इससे ज़्यादा क्या गलत होगा। एक तो लड़की पहले दुख में है, उसके साथ इतना गलत हुआ, तुम और गलत कर रहे हो, तुम उसी लड़के से उसकी शादी करा रहे हो जिसने उसका रेप किया है। लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसने उसके साथ ऐसे कैसे किया, तुम उसके साथ उसकी शादी करा के उसको और बढ़ावा दे रहे हो लड़के को, वाह। ऐसे तो फिर ये तो फिर इससे ज़्यादा गलत बात क्या हो सकती है, फिर तो सभी ये करेंगे। किसी गंदे लड़के को कोई सुंदर अच्छी साफ सुथरी लड़की पसंद आ गई, वो उसका रेप कर देगा कि सही है इसका रेप करूंगा, इससे शादी हो जाएगी, सारी ज़िंदगी भर फिर इसके साथ रेप करूंगा। लड़कों की तो मौज हो जाएगी ऐसे। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये ऐसे केस पहले आए हुए हैं छोटे लेवल की अदालतों वगैरह में, जिन्होंने इनको ये सेटलमेंट करवाई, सज़ा देने की जगह ये उसको वो दिया। इससे अच्छा तो मतलब उस लड़के के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता कि उसने इतना बड़ा अपराध किया, उसके बदले में उसे कोई सजा ही नहीं मिली, बल्कि और उसको गिफ्ट दे दिया कि अब तो तेरी शादी लड़की से होगी, लड़की को तुझे सौंप दिएगा, अब तू जो मर्जी कर लड़की के साथ, है ना। इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है। तो ये सब गलत नहीं करना। ऐसे इसलिए क्योंकि कई पीड़ितों के सम्मानजनक जीवन को छीन लेता है। ये सब ऐसे गलत से गलत वाहियात डिसीजन लेना लड़की के जीवन को पूरा ही छीन लेगा, उसको सम्मानजनक क्या, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर ऐसे तो। जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया है, क्या क्या वह कभी उसका सम्मान करेगा। ये वही बात बोलो कि जो बंदा रेपिस्ट है, तुम उस रेपिस्ट से उस लड़की की शादी करा रहे हो, वो एक अपराधी है। क्या कर रहे हो, तुमने कैसा फैसला लिया। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, वो वाला टॉपिक बेटा इतना ही था, पूरा उसमें समझा दिया, उसके एक्ट बता दिए कौन कौन से थे, उसमें एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या उसके दायरे बढ़ाए गए वो, और कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, कि उनको कम कैसे किया जाए, कि अगर रेप केस हो रहे हैं तो उनको ठीक कैसे किया जा सकता है बेटा। कि पहले तो लड़कियों को स्ट्रांग बनाओ, लड़कों को थोड़ा समझाओ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करना गलत। खुद की बहन अगर बहन है तो सामने वाले की बहन भी तो बहन ही है, दूसरे की लड़की लड़की नहीं, वो भी तो लड़की है। जैसे तुम्हारी बहन है वैसे दूसरों की भी बहन है। थोड़ी सी संवेदनशीलता लाओ। सरकार के स्तर पर भी, पुलिस स्टेशन पर भी, न्यायालयों में भी, घर परिवार में भी, समाज में भी, हर जगह पे इस वाली बात को नॉर्मलाइज करो। ये बात सिखाओ, स्कूल कॉलेजेस में सिखाओ, बच्चों को समझाओ कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना, ठीक है। और छोटे बच्चे जो 18 से कम वाले, उनके रेप ज़्यादा हो रहे हैं, बड़े से ज़्यादा उनकी संख्या है, और उनकी बात बाहर भी नहीं आ पाती, पता भी नहीं चल पाती, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो उनको समझाओ कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, बच्चों को समझाओ। ये वाली बात स्कूल्स में लाओ, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को समझाना शुरू कर दो कि तुम्हें अगर ऐसे कोई टच कर रहा हो तो तुम्हारा इसका मतलब क्या है और इस टच का मतलब क्या है, फ़र्क समझाना उन्हें स्टार्ट कर दो। ये सब बेसिक उसके उपाय हैं कि कैसे इसको रोका जाए। कानून को कड़ा से कड़ा बनाओ, और इसमें संशोधन करो, और इसको अच्छा बनाओ, ठीक है। और देखो बेटा, ये जो बुक है इसके हिसाब से इसमें इतना बताया है, लेकिन अभी रिसेंट, बिल्कुल अभी 2023 में जो नए कानूनों में जो संशोधन हुआ है, उसमें इस वाले एक्ट पे हुए हैं। पॉस्को एक्ट जो है कि छोटे बच्चे के साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उसको और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है, लेकिन और कड़े करने की ज़रूरत है। मेरी सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना कड़ा कानून होगा उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। देखो बेटा, ये बात हर वक्त बोलते रहना कि रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, रुक नहीं रहे। अब इसको बोलते रहने से क्या होगा, कदम उठाने पड़ेंगे ना। जैसे मान लो अभी कोविड आया था, सबको बोला गया मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, किसी ने नहीं पहने। जब इनको ये वाली बात बोली गई कि 2000 का चालान कटेगा, सब ने मास्क पहन लिए थे। क्यों? क्योंकि लोगों को डर था कि भाई 2000 का चालान है। लोगों को तुमने डराया कि चालान कटेगा, तो लोगों ने आराम से मास्क पहन लिए थे, एक एक क्या दो दो पहन के घूम रहे थे। फिर तो जेब में लेके घूम रहे थे कि भाई कोई पुलिस वाला ना दिख जाए, अगर मास्क नीचे उतर गया या मास्क नहीं हुआ तो कोई पुलिस वाला मिल जाए, जेब में लेके घूम रहे थे। लोग डरे थे ना, कानून कड़ा करा तो लोग डरे। तो इस चीज़ में भी उस चीज़ को देखो ना, जैसे उसमें छोटे से केस में सिर्फ 2000 रुपये के लिए लोगों ने इतना वो किया था, अपने पैसे बचाने के लिए। अगर लोग जुर्माने के डर से अगर माने थे, तो सेम चीज़ इसमें है कि तुम इनके ऊपर बड़ा से बड़ा जुर्माना लगाओ, इतना बड़ा कि ये कभी चुका ना पाए, लोग डरें कि नहीं अगर हमने ये वाली चीज़ कर दी तो इतना बड़ा जुर्माना तो हम चुकाते चुकाते मर जाएंगे। इतना बड़ा जुर्माना प्लस सज़ा कड़ी से कड़ी, कि केवल और केवल इस वाले अपराध में फांसी ही मिलेगी, तो लोग डरेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये वाले मामले जाए, ठीक है। फटाफट लड़कियों को न्याय मिले, ताकि सरकार के प्रति उनकी भी वो हो कि हाँ हमें न्याय मिल जाएगा। प्लस जो ये अपराधी हैं इनको ये हो कि अगर कोई लड़का ऐसा काम कर रहा है तो फटाफट फांसी की सज़ा मिलती है, तो वो डरें। इस वाली समस्या को दूर करने का यही तरीका है कि ये जो क्रिमिनल माइंड सेट है,
जो ये लड़के कर रहे हैं गलत, क्योंकि देखो सब गलत नहीं होते, मैं किसी लड़की के लिए गलत नहीं कह रही, मैं किसी भी उसके लिए जेंडर के लिए नहीं कह रही कि सब खराब होते, सबके लिए नहीं है ये, सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्रिमिनल माइंड वाले होते हैं ना, जिनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस लड़की को मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, इसको फेंक देंगे, फिर हम इसका तो इतना गलत कर देंगे, फिर इसको जला भी देंगे। जो ये मानसिक, ये जो इनकी प्रवृत्ति है, जो ये इस लेवल की गंदी सोच है इनकी, क्रिमिनल माइंडसेट वाले जो हैं, इनको कैसे हैंडल करना, इस बात पे ध्यान दो। क्योंकि ये ऐसे भगवान को मानने वाले तो है नहीं कि नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ जाएगा, इनको ये चीज़ समझाओ कि ऐसा मत करो, दूसरे की बहन बहनों से, नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो नॉर्मल इंसान को फ़र्क पड़ेगा इन सारी नॉर्मल बातों से। इनको डराओ कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, तुम पे इतना बड़ा जुर्माना होगा, तुम्हारा घर बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, तभी मानेंगे ये। ठीक है, ये सारे इसके उपाय हो गए बेटा, पूरा बेसिक सारा समझा दिया। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म करेंगे इसको। अब ये क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न। ठीक है, अब ये रेप नहीं है, इसमें सिर्फ उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न, कि उनके साथ फिजिकली उनको टच कर रहे हो, उनको परेशान किया जा रहा है, वर्बली बोल रहे हो उनको गलत, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। ठीक है, कार्यस्थल पर जहाँ पे लड़कियाँ काम करने जा रही हैं, उस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, ये क्या है, POSH अधिनियम, इनका अधिनियम बनाया गया 2013 का। ठीक है, में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। ठीक है, इस कानून को देख लो और याद रख लो। ठीक है, इसमें क्या है, अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना है। इसका क्या है कि एक सेफ प्लेस हो उनके लिए, तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। इनके साथ जो गलत हो रहा है इस प्रकार से कि लड़की काम करने जा रही है, उसका बॉस उसको तंग कर रहा है। ठीक है, जितने भी महिलाएं वगैरह हैं वहाँ पे, उनको पुरुषों द्वारा तंग किया जा रहा है, इसके खिलाफ है ये। नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें क्या किया गया, 2013 वाला जो अधिनियम है ये, इसका नाम क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुख्य बुनियादी अधिनियम। इसका पूरा ये नाम है, इसको लिख लीजिए बेटा एक बार अच्छे से। और अगर ये देखो बेटा, इस प्रकार से कि एक कार्यस्थल पर लड़की काम करने जा रही है, वहाँ पे उसके बॉस द्वारा उसके साथ में जो लोग हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह, वो गलत कर रहे हैं, उसको तंग किया जा रहा है, फिजिकली, मेंटली टच करके, और उसको मुंह से बोल के, वर्बली, हर प्रकार से जो उसमें तंग किया जा रहा है लड़कियों को, काम करने अगर जा रही हैं ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे जो उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, इसके ऊपर बात चलेगी अब। ठीक है, क्योंकि देखो लड़की अगर काम करने जाती है तो उनको ये देखा जाता है कि ये काम तो छोड़ेगी नहीं, जॉब पे अगर आ रही तो उसकी मजबूरी होगी काम करना, काम ये छोड़ेगी नहीं, तो इसके साथ गलत करो कि इसको प्रमोशन देने के बहाने इसके साथ बुरा कर रहे हैं, बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, बॉस बुरा ट्रीट कर रहा है, कास्टिंग काउच जो इनको बनाया जा रहा है उसके बारे में। तो इस कानून का नाम लिख लो पहले बेटा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुख्य बिंदु, रोकथाम, निषेध और निर्वहन अधिनियम 2013। ठीक है, इसका पूरा नाम है ये, चाहे इसे काटना चाहो तो काट देना, ये इसका मुख्य नाम है। इस अधिनियम में क्या किया गया है, अधिनियम यौन उत्पीड़न को अवांछित कृत्यों और व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है, उसके ऊपर है, जिसमें आवश्यक नहीं कि शारीरिक संपर्क हो, जरूरी नहीं कि फिजिकली टच हो तो मानोगे, लेकिन टिप्पणी के कमेंट्स करना, गंदे कमेंट्स कर रहे हो तुम, कोई लड़की आ रही जा रही है उस पर गलत बोल रहे हो, हंस रहे हो उसको देख के, ग्रुप बना के, वो सब चीज़ें इसमें भी, वो भी इंक्लूड होगी। महिला और करियर की उन्नति की कीमत पर यौन लाभ मांगना। अब उन्नति की कीमत क्या है कि तुम्हें प्रमोशन दे दिया जाएगा, तुम हमारे साथ हमें ये दे दो। ठीक है, हमारे लिए जो हमारी फिजिकल सेटिस्फेक्शन हो तो हमें वो दे दो, हम तुम्हें प्रमोशन दे देंगे, उसके बदले में यौन लाभ मांगना उनसे। ठीक है, पोर्नोग्राफी क्लिप या संदेश भेजकर जैसे घटनाओं को यौन उत्पीड़न समझा जाएगा। गंदे मैसेज भेज रहे हो, गंदी क्लिप्स भेज रहे हो तुम उन्हें, ठीक है, तुम उन्हें अगर ये सब भेज भी रहे हो तो ये सब भी यौन उत्पीड़न में माना जाएगा। और ये आधी से ज़्यादा बातें लड़कियों को खुद को नहीं पता होती कि ऐसा भी कुछ होता है। अगर कोई तुम्हें गलत मैसेज भेज रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है, तो ये सब इसमें आएंगे, इस वाले एक्ट में तुम केस भी कर सकते हो उस पर। इस प्रकार की कृत्याओं महिलाओं के कार्यस्थल पर अनुचित और असुरक्षित बना देती है। ठीक है, उनको क्या बनाती है, ये सब चीज़ें जो हो रही है, इसको जो कार्यस्थल है लड़कियों का वर्क प्लेस है, उसको क्या बना रही है, असुरक्षित, और उन्हें
सम्मानजनक जीवन से वंचित कर देती है। उनकी जो जनक जीवन है, उनकी जो डिग्निटी है वो जीरो हो जाती है इससे। यह अधिनियम विशेष रूप से आंतरिक शिकायत समिति ICC की स्थापना के बारे में बताता है, जो ऐसी शिकायत पर विचार करेगी, दोनों मामलों में सुनवाई करके जांच करेगी और निर्णय सुनाएगी। ठीक है, इन निर्णयों में दोषी को निलंबित किया जाएगा। अगर कोई बंदा दोषी पाया जाता है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक इसमें यही है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। कार्यस्थल पर जो गलत किया जाए ना उनके खिलाफ है, और उसमें सारी चीज़ें कि तुम सिर्फ टच नहीं, मुंह से अगर कुछ बोल रहे हो, गलत मैसेज भेज रहे हो, गलत वीडियोस भेज रहे हो, वो सब भी इंक्लूड होगा। और लड़कियों के लिए एक सेफ प्लेस बनाया जाएगा। ठीक है, वर्क प्लेस अच्छा बनाया जाएगा। ये है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। चैप्टर 1 हो गया पूरा कंप्लीट। इसमें देखो बड़ा जो था ना टॉपिक, वो महिला घरेलू हिंसा वाला था, और उसके कन्फर्म है। ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन आएगा 2005 वाला जो कानून है ना आपका, वो लिख लो, उसको अच्छे से करो। उसकी पूरी 30 मिनट की वीडियो है, वो वाला पेपर में ज़रूर आएगा, उसको ढंग से करो। ये वाले भी पढ़ लो, इनको भी लिख के रख लो, उसके हाई चांसेस है। ठीक है बेटा, इसी के 2 पार्ट आए, अगले जो 4 बाकी के 3 चैप्टर है वो एक पार्ट में हो जाएंगे, वो इतने बड़े नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अभी भी किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, इंस्टा की ID दे रखी है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।